हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप। अब हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। जेडीए जेएलओ में आपके बहुत ही कुछ ऐसे लॉस पूछे जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको लग रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट लॉ है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है मुझे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं और बच्चों को समझ भी आ रहा है, क्योंकि हमने एक अप्रोच देखी है कि किस तरीके से लॉ को सिंप्लीफाई तरीके से भी समझा जा सकता है। हम कर रहे हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, जिसमें हमने सेक्शन 182 ए तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमें सेक्शन 182 बी से स्टार्ट करना है। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्रस्ट में आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगेगा और आपको खुद इतना कॉन्फिडेंट फील होगा कि कैसे हम किसी भी लॉ को इतना सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में लिखा है और मेरा पैटर्न इसलिए डिफरेंट है, मैं हर सेक्शन के साथ एमसीक्यू कराती हूँ, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, कोई भी सेक्शन को मैं स्किप नहीं करती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम किसी भी एक्ट को पढ़ाती हूँ, हर एक चीज को हम डील करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, ये बाद की बात होती है। सबसे पहले हमें एक्ट को पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेक्शन 182 बी, रिस्टोरेशन ऑफ लैंड। ये रिस्टोरेशन ऑफ लैंड की जो बात हो रही है, ये उस रिस्टोरेशन ऑफ लैंड की बात हो रही है जिसको लैंड होल्डर ने सेक्शन 180 में ये कहकर वापस ले लिया था कि मुझे पर्सनल कल्टीवेशन करना है। ठीक है, तो देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है, इफ लैंड होल्डर टेक्स लैंड अंडर सेक्शन 180 का ए और डी। 180 के ए में लैंड होल्डर क्यों लैंड वापस ले रहा है, क्योंकि उसने ये कहा कि जो टेनेंट को एक मिनिमम एरिया तक ही जो लैंड मिलनी थी उससे ज्यादा मिल गई है, इसलिए जो ज्यादा मिल गई है मैं उस लैंड को वापस ले रहा हूँ, मुझे उस लैंड पे पर्सनल कल्टीवेशन करना है। इसलिए उसने उस टेनेंट को इजेक्ट कराया लैंड से, और जब टेनेंट इजेक्ट हो गया तो अब वो 2 साल हो गए हैं, उस पर कोई भी पर्सनल कल्टीवेशन नहीं कर रहा है। ऐसे में सेक्शन 182 बी टेनेंट को ये अधिकार देता है कि आप 2 साल अगर उसने लैंड होल्डर ने पर्सनल कल्टीवेशन नहीं किया तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है, और क्या आप मांग कर सकते हो, ये जो टेनेंट है जिसको बेदखल किया है वो ये मांग कर सकता है कि मुझे इस लैंड को वापस दिया जाए। ठीक है, मुझे खातेदारी राइट्स मिलने चाहिए, या फिर वो दोनों ही चीजों की मांग कर सकता है। तो सेक्शन 182 बी इस बारे में बात करता है। ठीक है, और खातेदारी राइट्स अगर मिल रहे हैं तो उसपे वही सेक्शन 20 से लेकर 31 तक अप्लाई होंगे। इसका एग्जाम्पल, लैंड होल्डर इजेक्ट टेनेंट फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। ठीक है, लैंड होल्डर ने क्या किया था, टेनेंट को इजेक्ट कर दिया था, ये कह के मुझे पर्सनल कल्टीवेशन करना है, मुझे लैंड की रिक्वायरमेंट है, और 2 साल हो गए कोई खेती नहीं कर रहा है। तो अब टेनेंट क्या करेगा, एप्लीकेशन लगा के अपनी जमीन को वापस ले सकता है। तो टेनेंट कैन रिस्टोर लैंड इफ लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड फॉर 2 years। ठीक है, ये आप सेक्शन, अगर इस जो सेक्शन है इसकी टेक्निकलिटी में मत जाना। ठीक है, कि क्या लिखा है, मैं जस्ट समझा रही हूँ, इतना कर लेना, इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, इसी में से आप समझ लेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो को कम से कम नहीं तो 3 बार जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेक्शन 183, जो बात करता है इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर। अभी तक हम किसको इजेक्ट कर रहे थे, अभी तक हम टेनेंट को इजेक्ट कर रहे थे लैंड से। अब बात कर रहा है सेक्शन 183, इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर। ठीक है, कतिपय अतिचारियों की बेदखली। ठीक है, हम किसको बेदखल करवा रहे हैं, अब अतिचारियों को। इससे पहले हम किसको बेदखल करा रहे थे, टेनेंट को, अभिधारी को। ठीक है, अब करा रहे हैं अतिचारी को। अब देखिए ट्रेसपासर रूल, अगर मैं इसकी सबसेक्शन 1 की बात करूं, ये सेक्शन कहता है, इफ पर्सन ऑक्यूपाइज लैंड विदाउट अथॉरिटी। अब कोई पर्सन है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है लैंड ऑक्यूपाई करने की, वो फिर भी लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है, इस केस में क्या होगा, उसको इजेक्ट कराया जा सकता है। लेकिन इजेक्ट कैसे होगा, इजेक्ट होगा बाय फाइलिंग सूट। ठीक है, आपको वाद तो दाखिल करना होगा। एंड ऑल्सो लायबल पेनल्टी। कितनी पेनल्टी लग रही है इसको, पेनल्टी लग रही है, ये पेनल्टी आपको याद रखनी है, अप टू 15 टाइम्स एनुअल रेंट पर ईयर। अब देखिए, जैसे कोई लैंड है, ठीक है, उसका जो किराया है हर साल मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए 10,000 रुपये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10,000 रुपये एनुअल रेंट मिलना चाहिए। अब उस लैंड पर आके ट्रेसपासर आ गया, वो ट्रेसपासर आ गया, मतलब कि वो पर्सन आके रह रहा है जिसको अथॉरिटी नहीं थी, तो उससे पेनल्टी ली जा सकती है उस 10,000 का 15 टाइम्स करके। ठीक है,
पेनल्टी इतनी ली जा सकती है। सेकंड है गवर्नमेंट लैंड केस, ठीक है। अब अगर वो लैंड गवर्नमेंट की है, ठीक है, इफ लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, उस केस में क्या होगा, उस केस में तहसीलदार विल एक्ट अंडर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। जिस तरीके से मैंने लिखा है ना उस तरीके से आप लिख लो, तहसीलदार विल एक्ट, ठीक है, अंडर विच एक्ट, अंडर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 91। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल पर्सन की लैंड पर आप ट्रेस पास कर रहे हैं तो 15 टाइम ऑफ एनुअल रेंट ईयर, गवर्नमेंट लैंड पर कर रहे हैं तो तहसीलदार विल कम इनटू पिक्चर, ठीक है, और वो मामला देखेगा, ठीक है। तो अतिक्रमणकारी जो है, जिसको हम अतिचारी भी कहते हैं, उसने क्या किया, अतिचारी ने, तो उसकी बेदखली कैसी कराई जा रही है, ठीक है, तहसीलदार कार्यवाही करेगा लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार। फिर जैसे पर्सनल है, वो कोई पर्सन है उसने इलीगली कब्जा कर लिया है तो उसको हटाया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। सेक्शन 183 में कितनी पेनल्टी है ट्रेसपासर को, 15 टाइम्स रेंट, वो भी एनुअल रेंट, ठीक है। फिर है सेक्शन 183A समरी एविक्शन ऑफ मॉर्गेजी, ठीक है। अब देखिए ये अगर आप सेक्शन देखेंगे बहुत मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझना। देखिए मैंने थोड़ा सा इजी बनाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि मॉर्गेजी कौन होता है। देखिए मॉर्गेजी कौन होता है, जो गिरवी लेने वाला व्यक्ति है। जैसे मैं हूं, मैंने कोई लैंड है मेरी, उस पर मैंने लोन उठाया, ठीक है, मतलब उस लैंड को मैंने गिरवी पे रख दिया और उसके बदले में मैंने पैसा लिया। अब जो लैंड है, ठीक है, हमने उसको क्या किया है, मॉर्गेज किया है, लैंड को मॉर्गेज किया है, मैंने किया तो मैं मॉर्गेजर, ठीक है, और जिस पर्सन से मैंने पैसे लिए हैं, लोन लिया है, वो मॉर्गेजी। अब यहाँ पर बात हो रही है मॉर्गेजी, ठीक है, जो लोन दे रहा है व्यक्ति, उस मॉर्गेजी का भी हम क्या कर सकते हैं, समरी एविक्शन कर सकते हैं। कैसे, अगर ही डज नॉट रिटर्न पोजेशन आफ्टर मॉर्गेज पीरियड एंड्स। जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास एक लैंड थी, ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत हुई, अब मैंने उस जब पैसों की जरूरत हुई तो मैंने अपनी लैंड पर मॉर्गेज मनी लिया मॉर्गेजी से, और मैंने 1 साल में जो है ये कहा कि मैं 2 लाख रुपए भर दूंगी, और मैंने भर भी दिए। अब वो लैंड तो वैसे मुझे मिलनी चाहिए वापस, अब मुझे तो पोजेशन दे ही नहीं रहा है मॉर्गेजी। इस केस में कहा गया कि अगर मॉर्गेजी नहीं पोजेशन दे रहा है मॉर्गेज पीरियड एंड होने के बाद, तो जो मॉर्गेजर है, जो पैसे लेने वाला व्यक्ति है, वो अप्लाई कर सकता है विद इन 12 ईयर्स फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ मॉर्गेज पीरियड, ठीक है। तो कितने साल के अंदर, विद इन 12 ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ मॉर्गेज पीरियड, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा मॉर्गेजर को। आप भी इसको नोट डाउन करते चलिए, द वे आई एम नोटिंग इट डाउन, आपको भी नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम एक साथ आएगा ना, और जब हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे, तो ये ही नोट्स काम आएंगे। अब देखिए मॉर्गेजर को 12 साल के अंदर अंदर अपना क्या लगाना था, एप्लीकेशन लगाना है, क्योंकि जो मॉर्गेजी है उसने पोजेशन वापस नहीं दिया, मॉर्गेज पीरियड एंड भी हो गया तब भी। अब यहाँ पे कौन आ रहा है पिक्चर में, यहाँ पर है असिस्टेंट कलेक्टर। अब क्या होगा, जो असिस्टेंट कलेक्टर है, ठीक है, वो क्या करेगा, डिसाइड केस समरी मैनर, ठीक है। अब वो इस केस को समरी मतलब जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेगा, ठीक है। समरी मैनर में क्या करेगा, वो इस केस को हर्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने मॉर्गेज पर लैंड दी थी, तब भी उसके पास मतलब उसने पैसा उठाया है, उसको लैंड की बहुत जरूरत है, पोजेशन वापस नहीं कर रहा, मॉर्गेज पीरियड खत्म हो गया, तो जल्दी से उसको क्या करेंगे, समरी मैनर में उसको क्या केस को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे। द केस विल बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ, ठीक है। कब तक कोशिश करेंगे कि जो केस है जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। ट्राई कर, देखो वर्ड है ट्राई, ठीक है, और डायरेक्ट में है एज फार एज मे बी प्रैक्टिकेबल, ठीक है, ठीक है, ये मस्ट वर्ड नहीं लिखा है, ट्राई टू कंप्लीट विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू मॉर्गेजर, और ये ऑर्डर करेंगे
कि आप मॉर्गेजर को पोजेशन दीजिए, ठीक है, इसका ऑर्डर करेंगे। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है मीन प्रॉफिट की। मीन प्रॉफिट का मतलब होता है जब आप इलीगली किसी लैंड पर रहते हैं, ठीक है, उससे जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं मीन प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि असिस्टेंट जो कलेक्टर है वो और क्या कर सकता है, वो कंपनसेशन भी दिलवाएगा उसको, जिसको हम मीन प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरी लैंड पर, अब वो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर मॉर्गेज पीरियड एंड हो गया, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति रहेगा, इसका मतलब वो तो इलीगली रह रहा है ना मेरी और लैंड पर, और जो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए वो तो मुझे नहीं मिल पाया, उस लैंड को यूज करने करके जो मुझे प्रॉफिट मिलता है वो तो मुझे नहीं मिल पाया। तो जो इलीगली बंदा रह रहा था ना वो मुझे उस चीज का प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो मीन प्रॉफिट में असिस्टेंट कलेक्टर चाहे तो साथ के साथ 3 महीने के अंदर अंदर उसको पोजेशन दिलवाने के बाद साथ के साथ ये भी बोलेंगे कंपनसेशन दो इसको, ठीक है, क्योंकि आप जितना पीरियड इलीगल पोजेशन में रहे हो उतने में उसको उस लैंड से कुछ तो फायदा मिलता, कुछ तो पैसा वो कमाता उस लैंड से। आपने इलीगल पोजेशन करके रखा है तो ठीक है, आप क्या करिए, इसको कंपनसेशन दीजिए, ठीक है। तो कंपनसेशन भी दिलवा सकती है कोर्ट, असिस्टेंट कलेक्टर मतलब, ठीक है। एंड फ्यूचर पेमेंट टिल लैंड रिटर्न, और फ्यूचर पेमेंट भी करा देगी, जब तक लैंड रिटर्न नहीं हो जाता तब तक की पेमेंट भी करा सकती है। एक बात याद रखना, ये जो मीन प्रॉफिट शैल बी पेबल इन फ्यूचर टिल द मॉर्गेज डिलीवर पोजेशन ऑफ लैंड, ये बात याद रखना, टिल द फ्यूचर, ये वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल, मॉर्गेजी, जैसे मॉर्गेज जो था वो 5 साल का था, मॉर्गेजी 7 साल तक कब्जा करके रखता है उस लैंड पर, 2 साल तक का मतलब इलीगल पोजीशन रखा उसने। अब ओनर ने एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपके पास लगाने का 12 साल तक का समय है, वो तो मतलब 2 साल के बाद उसने एप्लीकेशन लगा दी है। अब पोजीशन भी वापस करना पड़ेगा और कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, इसमें बेसिकली कंपनसेशन की बात हुई है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन टाइम कितना है मॉर्गेज पोजीशन की रिकवरी करने का, 12 साल। फिर है सेक्शन 183 का भी समरी इजेक्टमेंट SC/ST लैंड। आपको पता है कि इससे पहले के जब हम प्रोविजन पढ़ रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि अगर SC की लैंड है तो वो SC को ही दी जाएगी, ST की है तो ST मेंबर को, नॉन SC/ST मेंबर को नहीं दी जा सकती है। अब बात यहाँ पर ये कही गई कि अगर ट्रेसपासर कब्जा करता है SC/ST, ठीक है, जो टेनेंट है उनकी लैंड पर, अगर किसी ट्रेसपासर ने क्या करा, कब्जा कर लिया, जो टेनेंट है वो SC/ST है, उसकी लैंड पर ट्रेसपासर ने क्या किया, कब्जा कर लिया, उस केस में ही कैन बी रिमूव बाय समरी प्रोसेसर। तो उस केस में क्या होगा, उसको समरी प्रोसेसर के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है और पेनल्टी लगेगी 50 टाइम्स एनुअल रेंट। इस सेक्शन के आगे ना स्टार मार्क लगा दीजिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से MCQ कि देखो, जब नॉर्मल लैंड पर, नॉर्मल किसी पर्सन की लैंड पर अगर आप क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो उस पर्पस में आपने क्या देखा, उस केस में अगर जो ट्रेसपासर है उसको आप इजेक्ट करा रहे हैं तो सिर्फ 15 टाइम्स, और SC/ST की लैंड पर अगर आप कब्जा कर रहे हैं 50 टाइम्स। ये पेनल्टी आप याद रखना, कितनी पेनल्टी मिल रही है, 50 टाइम्स। 50 टाइम्स ऑफ व्हाट, 50 टाइम्स ऑफ एनुअल रेंट। ठीक है, और प्लस क्या बात की गई है कि फास्ट इंक्वायरी की जाएगी, ठीक है, हियरिंग रिक्वायर्ड है। तो आपको ये वर्ड्स इसमें याद भी रखने और इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिए। इसका जो सबसेक्शन 2 है ना, उस सबसेक्शन 2 में लिखा है ये हियरिंग वाली बात कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पर्सन, उस ट्रेसपासर को भी सुना जाएगा, ठीक है, ये बात इसी में की गई है। और 50 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेंट ये सबसेक्शन 1 में कहा गया है। एग्जाम्पल, SC फार्मर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तुरंत बेदखली है और बहुत ही ज्यादा जुर्माना है, 50 टाइम्स ऑफ एनुअल रेंट, ठीक है। पेनल्टी फॉर ट्रेसपासर ऑन SC/ST लैंड 50 टाइम्स ऑफ एनुअल रेंट। फिर है पनिशमेंट फॉर ट्रेसपासर, SC/ST केस में अगर ट्रेसपासर ने जो SC/ST लैंड पर जो है टेनेंट उस पर ट्रेसपास किया है। अब पनिशमेंट पर आ जाओ, देखो ये जो 183C है ना, इसको 1995 में ऐड किया गया, ठीक है, और कहा गया
कि अगर आप SC/ST की लैंड पर जो है ट्रेसपास करते हैं तो मिनिमम 1 मंथ तक की सजा, ठीक है, मैक्सिमम कितनी 3 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है 20,000 रुपए का। और बर्डन ऑफ प्रूफ भी एक्यूज पर है। देखिए, आपको अगर क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल पता हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन, ठीक है। यहां पर अगर किसी ने ये कह दिया, आप सुनना, इस एस्पेक्ट को समझना, यहाँ पर उल्टा है। अगर कोई SC/ST टेनेंट है, फार्मर है, उसने बस कोर्ट में ये जाकर कह दिया कि मेरी लैंड पर ट्रेसपास हुआ है, इतना ही बोलना सफिशिएंट है। अब जिस पर्सन ने ट्रेसपास किया है वो प्रूव करे कि मैंने ट्रेसपास नहीं किया है। नॉर्मल केसेस में क्या है कि अगर किसी लैंड पर ट्रेसपास हो रहा है तो जो फार्मर है वो ही प्रूफ करेगा कि मेरी लैंड पर ट्रेसपास हो रहा है, देखो ये एविडेंसेस है। लेकिन SC/ST केस में उनका एक स्टेटमेंट है, बस उनका ये कह देना कि हमारी लैंड पर ट्रेसपास हुआ है, इट इज एनफ। अब एक्यूज्ड जो है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना और इसको याद रखना ही। बर्डन ऑफ प्रूफ इस वाले केस में किस पर होता है, ठीक है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, एक्यूज्ड पर। अगर आप इसका प्रोविजो देखोगे तो ये प्रोविजो में ही बात की गई है। पर्सन अगर कब्जा करता है SC/ST लैंड पर तो क्रिमिनल केस है, प्लस जेल में जाना पड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा, मिनिमम 1 महीने तक की, ठीक है। मिनिमम पनिशमेंट इज 1 मंथ जेल, सेक्शन 184, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अब देखिए, अब इजेक्टमेंट, ठीक है, आपने इजेक्ट कराया है लैंड से, तो अब उसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, अब उसको एग्जीक्यूट कब किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली इजेक्टमेंट का अगर ऑर्डर आ भी गया है तो इजेक्टमेंट को, वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कब कराया जाएगा, उसका निष्पादन कब कराया जाएगा, ठीक है। निष्पादन का समय, इजेक्टमेंट एग्जीक्यूशन अलाउड ओनली बिटवीन 15 अप्रैल टू 30 जून, ठीक है। कब तक इजेक्टमेंट एग्जीक्यूशन जो है अलाउड है कि इस बीच में आप अपना जो इजेक्टमेंट है उसका ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करा लो। तो 15 अप्रैल से 30 जून। मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में एक और चीज बताई थी कि अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है इजेक्टमेंट की तो उसका क्या टाइम पीरियड था, 1 जुलाई टू 30 सितंबर, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्सेप्शन, नॉट एप्लीकेबल व्हेन एग्जीक्यूशन अप्लाइड बिफोर 15 मार्च और अंडर सेक्शन 171 और 183। अब इसका एक्सेप्शन जरूर याद रख लेना, ठीक है। ये एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि जो एग्जीक्यूशन जिनको अप्लाई किया गया है बिफोर 15 मार्च, ठीक है, या फिर अंडर सेक्शन 171 या 183, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। अब बात सुनो, 183 में हमने क्या पढ़ा था, 183 में हमने क्या पढ़ा था, 183 में हमने पढ़ा था कि जब आपको ट्रेसपासर को आप इजेक्ट करा रहे हो, तो जब वो तो ट्रेसपासर है ना, वो तो वैसे भी उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो आके रह रहा है, उस केस में हम उसको क्यों टाइम पीरियड देंगे कि इसी बीच से निकालेंगे, उसको तो हम कभी भी निकाल देंगे क्योंकि वो ट्रेसपासर है। एक सेक्शन इसने हमें बताया, सेक्शन 171, जो कि बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 170, ठीक है। और हमने एक वो पढ़ा था ना कि अरियर ऑफ रेंट, जब पैसा नहीं दे रहा है टेनेंट, ठीक है, जो उसका रेंट है वो नहीं दे रहा है, उस केस में जब इजेक्टमेंट हो रहा है, क्योंकि हमने इजेक्टमेंट के बहुत तरीके पढ़े हैं। एक हमने इजेक्टमेंट का तरीका पढ़ा था अरियर ऑफ रेंट, ठीक है। उसके बाद हमने एक इजेक्टमेंट का तरीका जो अभी पढ़ा, ठीक है, वो इजेक्टमेंट हम किस बेसिस पे करवा रहे थे, वो इजेक्टमेंट हम करा रहे थे कि डैमेजेस वगैरह कर रहे हैं टेनेंट लैंड पर, ठीक है।
और अब हम इजेक्टमेंट को एनफोर्स कराने की बात कर रहे हैं। तो जो इजेक्टमेंट अरियर्स ऑफ रेंट का हो रहा है, जिसका वो नोटिस आया है, उस केस में बोला गया कि 171 वाले केस में भी नहीं अप्लाई होगा, ये 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक वाला कॉन्सेप्ट, और 183 जिसमें ट्रेसपैसर वाले केस में। अब मेरी बात याद ध्यान से सुनना, 183 है, उसके सामने लिख लो ट्रेसपासर, ठीक है, और 171 के ऊपर लिख लो इजेक्टमेंट, ठीक है। किस बेसिस पर? अरियर ऑफ रेंट, ठीक है, क्योंकि जब हम दोबारा रिवीजन करेंगे ना तो ये पॉइंट बार बार याद नहीं आएगा, हमें तुरंत ही उसको कवर करना है। देखो, अगर इतना भी समझ लिया ना, मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत है, ये इतना मतलब इतना भी क्लैरिटी होना ना, इट इज मोर देन एनफ। और इतना इजी तरीके से मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई तरीके से कोई पढ़ाई, मतलब कुछ चीज पढ़ाई भी जा सकती है। कोई भी स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, मुझे लगता है कि लॉ को समझने के लिए हमें उसका सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। हमें हर चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिसिटी भी ठीक नहीं रहती है। अब हमारा इसका एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कब होगा? अगर कोई एग्जीक्यूशन 1 अगस्त को करा रहा है तो वो क्या है? इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन का टाइम क्या है? 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। लेकिन ये टाइम पीरियड किस पर अप्लाई नहीं होता? सेक्शन 171 जो कि बात करता है ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अरियर ऑफ रेंट, एंड सेक्शन 183 विच टॉक्स अबाउट कि अगर इजेक्टमेंट आप ट्रेसपासर का करा रहे हैं तो एग्जीक्यूशन अलाउड इन जुलाई, एग्जीक्यूशन अलाउड इन 15 अप्रैल टू 30 जून, ठीक है, तो अप्रैल टू जून। फिर है सेक्शन 185 मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब जो डिक्री है, ये आदेश है, उसके निष्पादन का तरीका क्या होगा, ठीक है, ये तो समय बताया, इस समय होगा, अब इसका तरीका क्या होगा। देखो, ये वाला जो एरिया है ना, एनफोर्समेंट ऑफ इजेक्टमेंट, बेदखली का प्रवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना। अब देखिए, इजेक्टमेंट डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखो, इजेक्टमेंट डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा एज पर सीपीसी, क्योंकि जब आप सीपीसी पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी एक सिविल प्रोसेस है, ठीक है, और जो हम सीपीसी पढ़ रहे हैं वो भी हमारा सिविल सूट की बात कर रहा है, यहाँ पे भी हम सूट फाइलिंग की बात कर रहे हैं। ऑल दो कहीं कहीं पर इम्प्रिजनमेंट की बात है, वो तो हमने सीपीसी में भी देखा है, कहीं कहीं पे इम्प्रिजनमेंट की बात होती है। तो देखो, इसने कहा कि इजेक्टमेंट डिक्री वैसे एग्जीक्यूट होगी जैसे सीपीसी में की जाती है। आपने सीपीसी में पढ़ा होगा कि डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का जो पास पावर होती है कि वो डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, वो सेक्शन 47 आपने पढ़ा होगा, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है वो डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए जो है कुछ अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी देख सकता है, ठीक है। वही बोल दिया यहाँ पर कि सीपीसी 1908 अप्लाई होगा, ठीक है। इजेक्टमेंट डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए सीपीसी अप्लाई होगा। ये क्या है? ये इसका मोड है सीपीसी की तरह। सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? जो सब टेनेंट है और जो ट्रांसफरी है, ऑल्सो ट्रीटेड एज जजमेंट डेटर बट नो कॉस्ट इफ नो रेजिस्टेंस, एवरी sublessee or transferee whose interest is extinguished on the ejectment of his landholder or transfer shall for the purpose of the execution of the decree or order for the demand be deemed to be judgment debtor, but unless he offers resistance or obstruction to delivery of possession he shall not be liable for cost। उन पर कोई कॉस्ट तो नहीं लगाई जाएगी अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रीट ऐसा किया जाएगा जैसे कि वो जजमेंट डेटर है, सब टेनेंट को या फिर जो ट्रांसफरी है उनको, ठीक है। फिर टेनेंट अगर इजेक्ट हुआ, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इजेक्टमेंट हम टेनेंट का कर रहे हैं तो सब टेनेंट को भी तो इजेक्ट होना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे टेनेंट को इजेक्ट किया जा रहा है तो टेनेंट क्या है? जजमेंट डेटर। तो जो जजमेंट डेटर है, टेनेंट जजमेंट डेटर हुआ, तो टेनेंट का जो सब टेनेंट हुआ उसको भी तो फिर हम डीम्ड जजमेंट डेटर मानेंगे। बेसिकली ये बात बताई गई है। एग्जीक्यूशन फॉलोज सीपीसी। उसके बाद हमारा सेक्शन 187 रेमेडीज फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। अगर टेनेंट को इलीगली इजेक्ट कर दिया आपने, ठीक है, या फिर उसको पोजेशन नहीं दे रहे हैं,
उस केस में अब उसके पास क्या राइट है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लैंड जो होल्डर है उसने रॉन्गफुली तरीके से टेनेंट को इजेक्ट कराया है, फिर टेनेंट के पास भी तो कोई राइट होना चाहिए। तो वन सेक्शन जो सेक्शन 187 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उसको सूट फाइल करने का राइट दिया कि वो रिकवरी ऑफ पोजेशन की भी मांग कर सकता है, वो कंपनसेशन की भी मांग कर सकता है कि मुझे रॉन्गफुली इजेक्ट किया गया है, वो उस कंपनसेशन की भी मांग कर सकता है कि अगर उसने कुछ इम्प्रूवमेंट कराए थे, ठीक है, जब उसको इजेक्ट किया गया उस दौरान लैंड से, उस लैंड पर उसने कुछ क्या इम्प्रूवमेंट कराए थे, तो वो टेनेंट उस कंपनसेशन के लिए भी मांग कर सकता है, उस इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो प्रोविजो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डिक्री फॉर पोजेशन, और पोजेशन की मांग तब नहीं कर सकता इफ टेनेंट इज ऑलरेडी लायबल टू बी इजेक्टेड लीगली विद इन द सेम एग्रीकल्चरल ईयर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब जब टेनेंट जो है वो मांग कर रहा है कि मुझे रॉन्गफुली हटाया गया है, लेकिन जब वो सूट फाइल कर रहा है उस टाइम पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको लीगली भी इजेक्ट किया जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका लीज पीरियड अब खत्म ही हो गया हो, ठीक है, विद इन सेम एग्रीकल्चरल ईयर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको अब लीगली इजेक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था इजेक्टमेंट का केस कि आप कैसे कैसे इजेक्टमेंट करा सकते हैं, तो एक तो हमने ये पढ़ लिया था कि जब वो हमारी लैंड को डैमेज कर रहा है तो करा सकते हैं। एक हमने क्या पढ़ा था कि अगर खातेदार टेनेंट है, ठीक है, या सब टेनेंट है, या फिर खुदकश लैंड है और उसको पर्सनल कल्टीवेशन करनी है और उसके लिए अगर वो उसको रिजेक्ट कर रहा है तो वो करा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, अगर ईयर टू ईयर लीज चल रहा है, ईयर टू ईयर रेंट का है, तो जैसे ईयर टू ईयर रेंट उसका खत्म होगा तो उसको इजेक्ट कराया जा सकता है। तो ईयर टू ईयर रेंट उसका खत्म हुआ तो वैसे भी वो लायबल है टेनेंट की, उसको इजेक्ट कराया जा सकता है। तो इस केस में फिर उसको डिक्री ऑफ पोजेशन थोड़ी ना मिलेगा, तो उस केस में वो डिक्री ऑफ पोजेशन नहीं मांग सकता, डिक्री फॉर पोजेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट, इफ पोजेशन गिवन, अगर पोजेशन दे दिया जाता है, नो कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, फिर आपको क्या है, कंपनसेशन नहीं मिल सकता इम्प्रूवमेंट कराने का। अगर कोई लैंड है, ठीक है, उस लैंड पर टेनेंट ने क्या किया, कुछ इम्प्रूवमेंट कराए, ठीक है, उसको इजेक्ट कर दिया गया, तो एक ही बात है, या तो आप पोजेशन मांगो या फिर आप उस इम्प्रूवमेंट जो आपने कराई थी उसका कंपनसेशन मांगो। अगर पोजेशन मिल रहा है तो फिर कंपनसेशन मत मांगो इम्प्रूवमेंट के लिए, क्यों, अल्टीमेटली तो फिर उस इम्प्रूवमेंट को आप यूज करने वाले हो, ठीक है। और अगर इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कंपनसेशन मिल गया है, टेनेंट मस्ट रिफंड अर्लियर कंपनसेशन, तो टेनेंट को वो रिफंड क्या है, करना पड़ेगा कंपनसेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 187 में आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत बड़ा भी है, ठीक है। इसका जैसे मैंने सबसेक्शन जो 2 है, इसका सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 तक जो सबसेक्शन है, तो अगर आप देखेंगे तो सबसेक्शन 1 इसके सामने आप लिख लो कि कौन से जो रिलीफ्स हैं अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उसके सामने पॉइंट्स लिख लो। सबसेक्शन 2 के सामने आप लिख लो इफ पोजेशन गिवन, अगर पोजेशन दे दिया जाता है टेनेंट को, ठीक है, इफ पोजेशन गिवन, उस केस में क्या होगा, फिर नो कंपनसेशन फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, और अगर मिला भी है तो उसको रिफंड कर दो। फिर सबसेक्शन 3 के सामने लिखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि पोजेशन देना पॉसिबल ही नहीं है, इफ पोजेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि अगर वो पर्सनल कल्टीवेशन के लिए उसने तुम्हें इजेक्ट करवाया था, हमने अभी देखा था ना इससे पहले, तो फिर क्या होगा, तो कोर्ट विल गिव ओनली कॉस्ट, तो उसको सिर्फ क्या मिलेगा, द डिक्री शैल बी ओनली फॉर कॉस्ट, उसको सिर्फ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, खर्चों के लिए ही डिक्री, केवल खर्चों के लिए ही होगी। फिर है इफ ओनली कंपनसेशन गिवन, फोर्थ बात कर रहा है, अगर टेनेंट को क्या है, सिर्फ कंपनसेशन मिला है, इफ ओनली कंपनसेशन गिवन, उस केस में क्या होगा, इट विल कवर एंटायर पीरियड ऑफ डिस्पोजेशन, ठीक है। अगर वो कंपनसेशन मांग रहा है कि मुझे इलीगली इजेक्ट किया गया था, मुझे इजेक्टमेंट नहीं मिलना चाहिए था, मुझे बेदखल नहीं कराना चाहिए, तो जिस पीरियड से उसका डिस्पोजेशन हुआ है वो उसमें पूरा एंटायर पीरियड ऑफ डिस्पोजेशन क्या होगा, उसमें पूरा एंटायर पीरियड ऑफ डिस्पोजेशन कवर होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंटायर पीरियड ऑफ डिस्पोजेशन उसमें इंक्लूड होगा, तो बेसिकली एंटाइटल रहेगा वो एंटायर पीरियड ऑफ डिस्पोजेशन के लिए।
फिर है उसके बाद सबसेक्शन 5 नो डबल सूट। ठीक है, नो डबल सूट, इसका मतलब अगर टेनेंट ने फाइल किया है सूट पोजेशन के लिए तो वो अलग से सूट फाइल नहीं कर सकता कंपनसेशन के लिए बाद में। जैसे सूट फाइल किया उसने कि मुझे पोजेशन दिलवाओ, और ऐसा हुआ कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसका सूट या डिसमिस कर दिया कि आप, या फिर कोर्ट ने सुना और उसको पोजेशन नहीं दिलाया और फिर उसको बाद में याद आता है अच्छा पोजेशन नहीं मिला, चल कंपनसेशन मांग लेता हूँ, फिर वो दोबारा से सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकता कि आप मुझे कंपनसेशन दिलाओ। ठीक है, नो डबल सूट। फिर है नेसेसरी पार्टी, सबसेक्शन 6 इसका क्या बात करता है, नेसेसरी पार्टीज। ऑल पर्सन इन्वॉल्व मस्ट बी मेड डिफेंडेंट्स, कोर्ट कैन इजेक्ट करंट ऑक्यूपेंट। जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है इन सब चीजों में उनको सबको क्या बना दो, डिफेंडेंट बना दो। और कोर्ट क्या है, किसको इजेक्ट कर सकता है, करंट जो ऑक्यूपेंट है उसको इजेक्ट कर सकता है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहता है, इफ ऑक्यूपेंट हैज सोन क्रॉप। ठीक है, if occupant has sown crop may be treated as subtenant for that harvest। क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, जो भी करंट ऑक्यूपेंट है, ठीक है, जो भी टेनेंट है उसको इजेक्ट कराया जा सकता है। तो ये कहा गया जो सबसेक्शन 6 है इसका, कि अगर ऑक्यूपेंट जो ऑक्यूपेंट है उसकी जो क्रॉप है वो सोन है, तो फिर ऐसे ही उसको सब टेनेंट की तरह क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा जब तक वो कट नहीं कर लेता, हार्वेस्ट नहीं हो जाता। फिर है हमारा सबसेक्शन 7 एग्जीक्यूशन। ठीक है, कि अगर जो है एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जैसे कि ऐसे एग्जीक्यूशन होगा जैसे कि इजेक्टमेंट डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है। कैसे एग्जीक्यूशन होगा, जैसे कि इजेक्टमेंट डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है। और टाइम रेस्ट्रिक्शन नॉट एप्लीकेबल। एग्जाम्पल, टेनेंट को अगर बिना नोटिस हटाया गया है, ठीक है, तो वो सूट फाइल कर सकता है और पोजेशन और कंपनसेशन दोनों मांग सकता है। क्योंकि बिना नोटिस हटाना मतलब कि उसको इलीगली आपने मतलब वो किया है, हटा रहे हो, क्योंकि नोटिस देना तो बहुत कंपलसरी है, उसको इवन नोटिस तो देते। टेनेंट कैन क्लेम रिलीफ व्हेन इलीगल इजेक्टमेंट। ठीक है, तो बेसिकली 187 के अंदर जो इलीगल रॉन्गफुल इजेक्टमेंट हो रहा है उसके लिए वो क्लेम कर रहा है टेनेंट, पोजेशन मांग सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है, ये सब चीजें। फिर 187 ए स्पेशल बेनिफिट, ये कुछ ओल्ड केसेस की बात कर रहा है। ठीक है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देती हूँ कि जो टेनेंट्स, ये सेक्शन अप्लाई होता है टेनेंट्स पर जिनको इजेक्ट किया गया था 15 अक्टूबर 1955 से लेकर 1960 के बीच में, जो अमेंडमेंट आई थी उस दौरान। ठीक है, एंड डिड नॉट यूज अर्लियर रेमेडी, और वो इस रेमेडी को यूज नहीं कर पाए। ठीक है, वो इस रेमेडी को यूज नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि एक्ट कब आया था, 1955 में ये एक्ट आया। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि अगर ये सेक्शन अप्लाई होगा उन टेनेंट्स पे जिनको इजेक्ट किया गया था 15 अक्टूबर 1955 से 1960 अमेंडमेंट के बीच, और वो यूज नहीं कर पाए थे अर्लियर रेमेडी। ठीक है, या फिर उनकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई थी ड्यू टू लिमिटेशन। सच टेनेंट कैन स्टिल फाइल सूट अंडर सेक्शन 187। ठीक है, तो 187 ए ने बोला कि जो इस बीच में आपका सूट, इस बीच में जो इजेक्ट किए गए थे और उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो वो टेनेंट भी 187 के तहत क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा 178, दिस सेक्शन अप्लाइज टू ओल्ड केसेस 1955 टू 1960। उसके बाद है 187 बी समरी सूट फॉर रीइंस्टेटमेंट। ठीक है, इसकी अगर आप हेडिंग देखेंगे तो समरी सूट फॉर रीइंस्टेटमेंट बेस्ड ऑन पोजेशन, कब्जे के आधार पर पुनः स्थापित करने के लिए संक्षिप्त बात। अब आप ये समरी सूट फाइल कर रहे हैं, किस लिए, रीइंस्टेटमेंट के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए। अब देखिए राइट ऑफ टेनेंट, अगर टेनेंट को इजेक्ट किया गया था और डिस्पोजेस किया गया था उसकी बिना सहमति के, विदाउट कंसेंट, और ना ही लॉ के तहत। ठीक है, अगर किसी को बिना लॉ के तहत आपने
बेदखल किया था टेनेंट को, बिना उसकी मर्जी के किया था, मतलब विदाउट कंसेंट, देन उसके पास राइट है कि वो समरी सूट भी फाइल कर सकता है। ठीक है, और उसको और समरी सूट वो क्यों फाइल कर रहा है कि मुझे दोबारा से पोजीशन वापस मिलना चाहिए रीस्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इवन इफ अपोजिट पार्टी क्लेम्स ओनरशिप टाइटल, तब भी टेनेंट सूट फाइल कर सकता है। अगर अपोजिट पार्टी ये कहे, ठीक है, कि अगर इवन इफ अपोजिट पार्टी क्लेम्स ओनरशिप और टाइटल, टेनेंट कैन स्टिल फाइल दिस सूट, तब भी सूट फाइल किया जा सकता है। टाइटल सूट स्टिल अलाउ, दिस सेक्शन डज नॉट स्टॉप एनी पर्सन फ्रॉम फाइलिंग अ सेपरेट टाइटल सूट। अगर कोई पर्सन, दूसरा पर्सन सूट फाइल कर रहा है, ठीक है, सेपरेट सूट फाइल कर रहा है और कह रहा है कि इस पे मेरा अधिकार है, इस ये जो है मेरा टाइटल है, वो अपना ओनरशिप की बात कर रहा है, तो भी अलाउड है। ठीक है, तुम सेपरेट सूट फाइल करो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वो समरी सूट तब भी फाइल कर सकता है टेनेंट। नो सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, दिस रेमेडी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इनके अगेंस्ट आप ये वाली रेमेडी को नहीं ले सकते। नो अपील, नो रिव्यू, डिसीजन इज फाइनल। ठीक है, कोई अपील नहीं लगेगी, कोई रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, फिर सेक्शन 184 नॉट एप्लीकेबल। टाइम रेस्ट्रिक्शन जो थी ना 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की, कि इसी बीच में आप क्या कर सकते हैं, टाइम रेस्ट्रिक्शन थी बेसिकली, वो क्या होगा, 15 अप्रैल से लेकर 30 जून वाली, कि इस बीच में ही आप एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, इसी बीच में आप इजेक्टमेंट करा सकते हैं। इस केस में वो भी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, टेनेंट को लैंडलॉर्ड ने बिना नोटिस के हटा दिया, टेनेंट तुरंत समरी सूट करेगा और जल्दी कब्जा वापस मांगेगा। ठीक है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन नॉट अलाउड। ठीक है, अगर कोर्ट ने ये बोल दिया कि हाँ इसको वापस कब्जा मिलना चाहिए, तो ये नहीं फिर आप वापस से उसको लेकर अपील में चले जाओ, फिर कोई अपील नहीं है। ठीक है, वो फाइनल होगा। फिर सेक्शन 188 जो की बात करता है इंजंक्शन अगेंस्ट रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। ठीक है, तो इंजंक्शन का भी राइट है। अगर टेनेंट का जो राइट और इंजॉयमेंट है उसको वायलेट कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, ठीक है, उसको बार बार डरा के धमका के ये कह रहे हो कि तुम्हें मैं बेदखल कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, निकाल दूंगा, तो जो टेनेंट है वो जा सकता है कोर्ट में और ये बोल सकता है कि आप परपेचुअल इंजंक्शन लगा दीजिए कि मुझे ये बेदखल ना कर पाए। ठीक है, और कोर्ट कब इंजंक्शन ग्रांट करेगी, जब इंजंक्शन अगर डैमेज कैन नॉट बी प्रॉपरली मेजर, अगर कोर्ट को लगता है कि जो डैमेज है ना वो मतलब जिसको क्षतिपूर्ति है वो नहीं भरपाई नहीं हो पाएगी, इंजंक्शन मिलना जरूरी है। या फिर मनी कंपनसेशन इज नॉट इनफ, अगर आपने किसी को बेदखल कर लिया, क्या उसकी भरपाई पैसे से हो पाएगी? नहीं। वो ऐसे केस में कोर्ट क्या कहेगी, चलो इंजंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, कंपनसेशन कैन नॉट बी रिकवर्ड, या कंपनसेशन को रिकवर नहीं किया जा सकता, टू अवॉइड मल्टीपल केसेस। ठीक है, इन सब सिचुएशन में फिर इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, लैंड होल्डर बार बार टेनेंट को परेशान कर रहा है तो टेनेंट इंजंक्शन ले सकता है और फ्यूचर में लोग रोक लग जाएगी। ठीक है, तो इंजंक्शन इज ग्रांटेड व्हेन डैमेज कैन नॉट बी कंपनसेटेड। ठीक है, अब देखिए 161 से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है और रिवीजन मैं आपको अलग से कराऊंगी। ठीक है, इस पार्ट में हम रैपिड रिवीजन का भी नहीं रखेंगे, अभी मैं आपको सेक्शन वाइज करा रही हूँ। तो आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया एक बहुत बड़ा एरिया हमने कवर कर लिया है। ठीक है, जो कि था हमारा चैप्टर 11 सेक्शन 188 तक। इसके बाद अब हमारा बहुत ही इजी एस्पेक्ट रह गया है सेक्शन 189 से लेकर, उसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है द वे आई एम टीचिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जितनी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना इसमें एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उतना मुझे कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, वीडियोस पे उतने लाइक भी नहीं है, और जिस हिसाब से मतलब व्यूज़ हैं तो कमेंट भी कम है। तो अगर कोई मतलब आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत मेहनत हो रही है तो थोड़ा बहुत एक कमेंट ज़रूर करना चाहिए। वो एक बहुत मतलब मोटिवेशन देता है कि ठीक है हमें और अच्छे से वीडियोस को बनाना है, लेक्चर्स को कवर कराना है स्टूडेंट के लिए, और अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करानी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।